Hello everyone, how are you? I hope you all will be good. I have completed part A book. In this book, I have told about the NPO, not for profit organization, and partnership firm. In the not for profit organization or partnership firm, I have explained to you all the numerical and theoretical parts. So today I am going to start part B, chapter first, share capital. Accounting for share capital. So let's start the chapter. A company form of organization is the third stage in the evolution of form of organization. Its capital is contributed by a large number of persons called shareholders who are the real owner of the company, but neither it is possible for all of them to participate in the management of the company nor considered desirable. So, company meaning is according to section 220 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or any previous company law called company. इसका मतलब है कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड स्टेज, कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड स्टेज है। इसका मतलब है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हम 3 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड था हमारा पार्टनरशिप फर्म और थर्ड है हमारे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का जो फर्स्ट एक्ट था वो था 1956। अभी जो अप्लाई कर रही है कंपनी वो है 2013 एक्ट। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लेवल जो है वो है कंपनी एक्ट। फर्स्ट लेवल एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस तरह के अकाउंट्स को प्रिपेयर करना सीखा। लेकिन चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, कोई भी कैटेगरी हो, हमेशा हमारे रूल्स ऑफ अकाउंट, हमारे अकाउंट्स के जो रूल हैं वो सब में सेम ही रहते हैं, कहीं पर भी जाकर वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसके सभी थ्योरेटिकल पार्ट्स को हमने पढ़ा। पार्टनरशिप फर्म में हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म में एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम लिमिट है 2 और मैक्सिमम लिमिट है पार्टनरशिप के लिए 20। इसका मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के किसी फर्म में काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में हमने 5 चैप्टर को पढ़ा, जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। कि पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट, what is the meaning of partnership, what is the meaning of partnership deed, past adjustment related to interest on capital, interest on drawing, profit sharing ratio with the profit loss appropriation account, guarantee of a partnership। तो इस तरह के सभी कंसेप्ट को हमने अपने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा कि किस तरह से ड्राइंग ऑफ जो हमारी ड्राइंग है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज होता है। तो ये सभी जो टॉपिक थे वो हमारे पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़े। इसके बाद यहाँ पर एक चैप्टर आया हमारे पास, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब फर्म में अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहे तो उसके लिए फर्म की तरफ से क्या रूल और रेगुलेशंस होंगे, फीचर्स क्या होंगे, नए पार्टनर के लिए जो राइट हैं वो क्या राइट होंगे, क्या कंडीशंस में वो एडमिट होता है फर्म के अंदर, कौन सी किस तरह की अमाउंट जो है वो पे करता है फर्म को अपने एडमिशन के लिए। तो ये सभी कंसेप्ट भी हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़े। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर पार्टनरशिप में चैप्टर था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। कि जहाँ पर एक फर्म का एक एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद एक नए एग्रीमेंट को फर्म अप्लाइड कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो वहाँ पर बताते हैं कि किन कंडीशंस में या किन सिचुएशंस में एक फर्म फिर से रिकंटिन्यू हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास जो सिचुएशंस है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर एनपीएसआर चेंज हो रहा है तो भी आपको एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो भी हमें एक रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद अगर फर्म में सडन किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है या फिर फर्म डिसोल्यूशन हो रही है,
बंद हो रही है, तो इन सब कंडीशंस में क्या है, सिचुएशंस, ये सब सिचुएशंस ऐसी हैं कि हमें वहाँ पर एक रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अप्लाइड करना पड़ेगा। का मतलब है कि एक नया एग्रीमेंट अप्लाई होगा और उस नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फर्म अपना फिर से काम करना शुरू करेगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद हमने पढ़ा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। कि फर्म में अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेना है तो वो उसको क्या प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उसने बताया था कि अगर फर्म में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसको पहले 1 महीने पहले एक रिटन नोटिस फर्म को प्रोवाइड कराना होगा और जिसमें उसको रीज़न बताना होगा कि मैं रिटायर क्यों होना चाहता हूँ, ड्यू टू हेल्थ, या फिर वो काम नहीं कर पा रहा है या अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, या फिर तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो उसको एक लीगल वहाँ पर जो नोटिस है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा फर्म को, और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो डिटेल है वो भी अब प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि क्या रीज़न है मैं जो फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ कि फर्म में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ डेथ, जब फर्म में किसी पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म में डेथ होने वाले पार्टनर के लिए किस तरह की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, उसके लिए क्या क्लेम्स हैं उनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और किसी पार्टनर के डेथ होने के बाद उसकी जो अमाउंट है या जो उसके क्लेम है वो हम कैसे पास आउट करते हैं, किस तरह से उनको पेमेंट किया जाता है। ये सब कंसेप्ट हमने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में पढ़े। इसके बाद है हमारा लास्ट चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जब एक एग्रीमेंट पूरा हो जाता है या फिर दो पार्टनर हैं और वो आपस में कंसिडर कर रहे हैं कि हमें अब फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो वहाँ पर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और रीज़न होना चाहिए कि हम दोनों मिलकर के फर्म को बंद करना चाह रहे हैं और ये हमारे रीज़न है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जब पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है और फर्म को बंद किया जा रहा है। उसके बाद कि अगर कोई नया पार्टनर आ जाता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, इस तरह की कोई भी वहाँ पर जो प्रोसीजर है वो यूज़ किया जा रहा है तो फर्म फिर से रिकंटिन्यू कर देगी, काम करना शुरू कर देगी। इसके साथ ही साथ है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जब पूरी तरह से फर्म को ही बंद करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि फर्म को बंद करने के क्या रीज़न है उसके लिए आपको बताना पड़ेगा और कोर्ट से आपको एक ऑर्डर पास कराना होगा। कोर्ट जब आपकी सारी डिटेल्स को चेक करेगी और देखेगी कि फर्म काम करने की कंडीशन में नहीं है या ओवर लायबिलिटीज़ हो रही हैं और कोई भी पार्टनर के पास कोई भी अमाउंट नहीं है अपनी लायबिलिटीज़ को या डेब्ट्स को पे करने के लिए, तो कुछ सर्कमस्टांसेस में फर्म जो कोर्ट है वो एक ऑर्डर पास करेगा और कह देगा कि सबसे पहले आप क्या करिए, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म करती है कि सारी एसेट्स को इकट्ठा करती है और उन एसेट्स के थ्रू अपनी फर्म की जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करती रहती है। एट अ टाइम जो भी प्रॉफिट या लॉस वहाँ पर रिमेन होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो उन सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर अभी भी लॉस हैं और आपके ऊपर ड्यू है पेमेंट्स, डेब्ट्स अभी क्लेम है, फर्म के जो आउटसाइडर है वो क्लेम कर रहे हैं, तो अब पार्टनर्स के जो भी फर्म के पार्टनर हैं उनको अपने पर्सनल लेवल से भी अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना पड़ता है। तो इन्हीं सब तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपनी है वो ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड स्टेज है। कि फर्स्ट स्टेज है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड स्टेज इज पार्टनरशिप फर्म, थर्ड स्टेज इज कंपनी एक्ट, कंपनी अकाउंट, जहाँ पर इसके लिए जो एक्ट है वो पास हुए हैं। फर्स्ट एक्ट था 1956 और सेकंड एक्ट इज 2013। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड स्टेज इन द evolution of form of organization. Its capital is contributed by a large number of persons called shareholder who are the real owner of the company. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड स्टेज है। इसी के साथ साथ इट्स कैपिटल इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। हमने 11th क्लास में अपना जो चैप्टर है वो पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप, कि जब हमने वहाँ पर सोल प्रोप्राइटर का मतलब कि एक सिंगल ओनर है, उसका सिंगल इन्वेस्टमेंट है और वो उसी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ फिर हमने एक दूसरा जो कंसेप्ट था वो पढ़ा पार्टनरशिप फर्म, कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके
अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप फर्म। कि पार्टनरशिप फर्म में वहाँ पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस तरह से वहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जनरल रिजर्व कैसे क्रिएट हो रहे हैं, और गुडविल कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे जनरेट हो रही है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कैपिटल्स का, जनरल रिजर्व्स का, वर्कमैन कंपनसेशन का, या हमारे आईएफआर हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमारे सिंगल ओनर है, सिंगल ओनर के लिए एक बार वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उसके साथ ही साथ वो अपना जो प्रॉफिट गेन है वो करने लग जाता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है। सेकेंड स्टेज था पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर है कि कंपनी, तो इसका मतलब सिंगल, हमने यहाँ पर देखा कि 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। फर्स्ट सिंगल ओनर, कि जिसके लिए एक सिंगल ओनर है, सिंगल ओनर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, जनरल लेजर, इन सभी तरह के अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। सेकंड हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म। थर्ड है यहाँ पर कंपनी अकाउंट। कि कंपनी अकाउंट का मतलब है कि जो एक सिंगल ओनर है तो वहाँ पर एक सिंगल ओनर ही रहेगा, सारे डिसीजन उसके केवल अकेले के होंगे। सेकंड पार्टनरशिप फर्म में 2 मिनिमम और मैक्सिमम 20 लोग मिलकर के अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट काम कर सकते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पर 1956 में 2013 से पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो सभी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती थी। लेकिन वहाँ पर फिर जो बिजनेसमैन थे या जो फर्म थी, वहाँ पर उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 20 से ज़्यादा हो जाती है तो हमें किन कंडीशंस पर काम करना पड़ेगा और हमारे क्या रूल और रेगुलेशंस होंगे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसी के साथ साथ जो एक्ट है 2013 की, फर्स्ट जो एक्ट था कंपनी का वो था 1956। सबसे पहले कंपनी के लिए जो एक्ट बना था वो था 1956। इसके बाद 2013 में एक और नया एक्ट बना जिसे हम कंपनी एक्ट 2013 कहते हैं। 2013 के एक्ट में बताया गया कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में काम कर रही है और वहाँ पर उसके मैक्सिमम नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसके जो पार्टनर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो एक कंपनी की तरह काम कर सकती है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी है, रिटन जो नोट्स हैं वहाँ पर भी लिखा है, आप चेक करिएगा कि अगर मोर देन 50, कि 50 से ज़्यादा लोग अगर किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहाँ पर एक कंपनी एक्ट जो है वो अप्लाइड हो जाएगा और उस फर्म को क्या करना पड़ेगा, अपने सारे कंपनी के नॉर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा। एक कंपल्सरेशन हो जाएगा वहाँ पर कि फर्म को अब कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को इनटू द कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सारी रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसेसिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट ही फॉलो करनी होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका मतलब कि कंपनी जो है वो एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर काम करती है जहाँ पर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर, हु आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। और वही सब लोग कंपनी के ऑनर भी हैं। बट नीदर इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी नोर कंसिडर डिज़ायरेबल। लेकिन सभी लोगों का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए उनकी तरफ से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है और जो टाइम टू टाइम कंपनी के अफेयर्स में इनरोल रहता है और सभी शेयर होल्डर्स को उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देयरफॉर दे इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज देयर रिप्रेजेंटेटिव to manage affair of the company. In fact, all the affair of company are governed by the provision of the Companies Act 2013. A company means a company incorporated or registered under the Company Act 2013 or under any other earlier Companies Act. अर्लियर कंपनीज एक्ट, यहाँ पर देखिए कि पहले यहाँ पर लिखा है अर्लियर कंपनीज एक्ट था 1956 और जो अब हमारे पास है 2013। तो इसका मतलब कंपनी के लिए 2 एक्ट जो हैं वो अप्लाइड हुए। फर्स्ट है 1956, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, और सेकंड है 2013 कंपनीज एक्ट। अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी एक्ट में बताया है कि कंपनी का मतलब है, कंपनी एक जो अंडर बाय लॉ है कि कंपनीज एक्ट एक अधिनियम है और जिसमें एक आर्टिफिशियल मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन को हम एक कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर
अ कंपनी मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। लेकिन जिसको भी आपने यहाँ पर शो किया है कि ये हमारी कंपनी JK लिमिटेड, SY लिमिटेड, तो ये क्या है, आपकी कंपनी है, तो उसको आपने प्रिपेयर किया है और स्टेबल किया है, जिसके जो किसके अंडर में है, कंपनीज एक्ट के अंडर में आता है। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, अ कंपनी इज अ पर्सन। एक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इनविजिबल, JK लिमिटेड, XY लिमिटेड, ये कंपनीज हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्सन रियल में नहीं है। इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कर रहे हैं। इंटेंजिबल, हम उसको छू नहीं सकते। एंड एग्जिस्टिंग ओनली, करंट है, काम कर रहा है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है और जिसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। पर्सन ओनली इन द आई ऑफ लॉ, लेकिन जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारे बीच में है, प्रेजेंट है और वो हमारे लिए काम कर रहा है। Being a mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confer upon it, either expressly or as incidental to its very existence. A company usually raises इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर, कि कंपनी जब अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो वहाँ पर कंपनी के पास जो पैसा आता है उसको हम शेयर्स कहते हैं, और जब वो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं इन द कंपनी तो वो हमारा शेयर कैपिटल बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर या फिर कोई भी ऑनर, सिंगल ऑनरशिप में अगर हम देखें कि एक सिंगल ओनर जब अपने पैसे को, अपनी कैश को इन्वेस्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिटल में, सिंपल कैपिटल में। इसके बाद जब हम पार्टनरशिप में जाए तो हमने पार्टनरशिप में देखा कि जब कोई भी पार्टनर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, फर्म को दे रहा है, तो वो पार्टनरशिप कैपिटल बन जाती है, पार्टनर कैपिटल बन जाती है। इसी तरह से अगर कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पार्टिसिपेशन अपना बनाया है, जो भी उस कंपनी के ऑनर हैं, जो भी उस कंपनी के छोटे छोटे ऑनर होते हैं, वो भी अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बनते हैं, तो वो सभी कंपनी के अंदर जो एक तरह से एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो कंपनी के अंदर हैं, जिनका पैसा कंपनी के अंदर लग रहा है, उन सबको हम शेयर होल्डर कहते हैं, और जो पैसा वो लगाते हैं उसको हम शेयर कहते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। एंड डिबेंचर डेब्ट कैपिटल, और जब कभी फर्म किसी से पैसा उधार में लेती है, क्रेडिट यूज़ करती है या क्रेडिटेशन यूज़ करती है, तो वो उसकी कैपिटल डेब्ट्स कैपिटल बन जाती है, जिसको हम डिबेंचर कहते हैं। शेयर कैपिटल से नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिबेंचर। दिस चैप्टर डील विद द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज। तो आज हम यहाँ पर शेयर कैपिटल की कंपनीज में क्या एनरोलमेंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। Features of a company. A company may be viewed as an association of persons who contribute money or money worth to a common inventory and use it for a common purpose. It is an artificial person having corporate legal entity distinct from its member shareholder and has a common seal used for its signature. इसका मतलब है कि कंपनी एक कंपनी अधिनियम, कंपनी का जो एक्ट है उसने एक आर्टिफिशियल पर्सन को अपॉइंट किया है जिसकी अपनी एक अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, किससे, उसके शेयर होल्डर से अलग भी उसकी अपनी एक पहचान है। हैज़ अ कॉमन सील यूज फॉर इट्स सिग्नेचर, जिसका अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उससे अपना अलग एक आइडेंटिफिकेशन है, एक अपनी एक एंटिटी है और अपना ही अलग एक अधिकार है, जिसके लिए वो क्या करता है, कॉमन सील की जो कंपनी की हमने जो कंपनी हमने यहाँ पर प्रिपेयर की है, जो कंपनी हमने यहाँ पर तैयार की है, उसको हमने किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए अपॉइंट किया है। मतलब जो कंपनी बन रही है वो किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए हमने स्टेबल की है और वहाँ पर बनाई है। तो उसके जो स्पेशलाइजेशन है, उसका जो स्पेशल पर्पज़ है, उसको हमें पाने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसके हर एक कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है फॉर इट्स सिग्नेचर, जो उसके सिग्नेचर के टाइम पर काम आती है।
So it has certain special feature which distinguish it from the other form of organization. These are as follow. First, body corporate. A company is formed according to the provision of law enforced from time to time. Generally in India, the companies are formed and registered under companies law except in the case of banking and insurance companies for which अ सेपरेट लॉ इज़ प्रोवाइडेड फॉर। बॉडी कॉरपोरेट की इसका मतलब इसका अपना ही एक बॉडी कॉरपोरेट है जहाँ पर कंपनी टाइम टू टाइम लॉ जो चेंजेस आते रहते हैं वो चेंजेस कंपनी अपने आप चेंज करती है टाइम टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ उसके ऊपर जो लॉ है जो प्रोविजंस है वो चेंज होते रहते हैं। भारत में द कंपनी आर फॉर्म और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ, कि इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज हैं उन्हें कंपनी लॉ के अंडर में रखा गया है। इन केस ऑफ कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, कि यहाँ पर बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी उसके क्या है एक अलग एग्जाम्पल है। फॉर विच सेपरेट लॉ इज़ प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन इनके लिए एक अलग से सेपरेट लॉ है जो बनाया गया है जो सिंपल जो कॉमन कंपनीज में काउंट नहीं होता। सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी which is distinct and separate from its member. It can hold and deal with any type of property. It can enter into contract and even open a bank account in its own नेम। सेपरेट लीगल एंटिटी की कंपनी का अपना एक अलग पहचान है जहाँ पर उसको अगर हम सेपरेट जो उसके मेंबर्स हैं जो उसके साथ काम करने वाले हैं तो उन लोगों के बल के कहेंगे कि उन लोगों के सहारे कंपनी नहीं है बल्कि कंपनी के सहारे वो लोग हैं, कि अगर उन लोगों को हम इंडिविजुअली कर दें उस कंपनी से हटा भी दें तो कंपनी की अपनी एक अलग पहचान रहेगी। इट कैन होल्ड एंड डील विद एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, और कंपनी पूरी तरह से फ्री है अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए और उसको डील करने के लिए। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड इवन ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स ऑन नेम, और कंपनी अपने नाम पर बैंक में अपने अकाउंट्स को भी ओपन कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड to the extent of unpaid amount of the share held by them. In the case of the company is limited by guarantee, the liability of its member is limited to the extent of the guarantee given by them in the event of the company being wound up। कि लिमिटेड लाइबिलिटी जैसे हमने पार्टनरशिप फर्म में भी पढ़ा एलएलपी का मतलब कि एक जो पार्टनरशिप फर्म थी वहाँ पर उसको भी एक लिमिट रखनी पड़ती है कि हम कितनी लिमिट में लायबिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से कंपनी का भी एक अपना क्राइटेरिया है कि लिमिटेड लायबिलिटी की उसको एक लिमिट बनानी पड़ती है कि हमें किस लिमिट तक अपनी लायबिलिटी को यूज़ करना है, और उसमें हमें क्या गारंटी जो प्रोविज़न है उसको भी मेंशन करना है कि नहीं, कि जिन लोगों से हम पैसा ले रहे हैं जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जो ऑनर्स हैं कंपनी के अंदर, उनको हम किन क्या प्रोविज़न प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उनके पैसे वापस करेंगे। अगर हम वापस करेंगे तो कंपनी इज़ लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसका मतलब वो एक गारंटी प्रोविज़न को यूज़ करेंगे और अगर लायबिलिटी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि एक लिमिटेड लायबिलिटी प्रोविज़न को यूज़ करना पड़ेगा कंपनी के नॉर्म्स में। गारंटी गिवन बाय दैम इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप, लेकिन अगर कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा वापस नहीं कर पाती है तो कंपनी पर किस तरह से शेयर होल्डर्स क्लेम कर सकते हैं या किस तरह से वो अपने पैसे को क्लेम करने के लिए वहाँ पर फोर्स कर सकते हैं या जो कोर्ट है वहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो इन सभी प्रोविज़न्स को जो लिमिटेड लायबिलिटी है तो कंपनी को एक लिमिटेड लायबिलिटी में शो करना पड़ता है कि कंपनी जो है वहाँ पर एक तरह से फोर्स है कि मुझे लिमिटेड लायबिलिटी ही यूज़ करनी है, लेकिन अगर ओवर लायबिलिटी हो जाएगी तो वहाँ पर मेरी जो गारंटी है शेयर होल्डर्स के लिए वो पूरी नहीं हो पाएगी, या फिर अगर जो ओवर लायबिलिटी हो जाएगी और हम शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो हमारी कंपनी बंद हो सकती है या दिवालिया हो सकती है, इंसॉल्वेंसी वहाँ पर मैं बन जाऊँगा। तो उन सब कंडीशंस का मतलब है कि लिमिटेड लायबिलिटी, कि हमेशा कंपनी पहले यही कोशिश करेगी कि मुझे लिमिटेड लायबिलिटी ही यूज़ करनी पड़े। Perpetual succession, the company being an artificial person created by law continue to exist irrespective of the changes in its membership. A company can be terminated only through law, the death or insanity
or insolvency of any member of company in no way affect the existence of the company. Members may come and go but the company continues. यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी, जैसे उसने कहा था कि कंपनी का उन जो भी लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो भी उसके साथ मेंबर्स हैं, उनसे अलग भी उसकी एक अपनी एंटिटी है, अपनी पहचान है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कभी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है और कंटिन्यू काम करने के लिए एक मेंबरशिप दी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर सपोज़ कभी कंपनी में किसी बोर्ड ऑफ मेंबर की या किसी भी शेयर होल्डर्स की या किसी भी पर्सन की मेंबरशिप में किसी की भी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी बन जाती है, कंपनी कोई इंसॉल्वेंट बन रहा है, तो उन सभी कंडीशंस में कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनी से कोई भी मेंबर जा भी सकता है कभी भी, और उसको क्या कर सकता है, उसको पार्टिसिपेट भी कर सकता है, उसका मेंबर भी बन सकता है। लेकिन किसी के भी जाने से या किसी के भी कंपनी में आने से कंपनी पर कोई भी असर नहीं होगा। कंपनी एज यूजुअल कंटिन्यू काम करती रहेगी। कॉमन सील, द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ, कि कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो खुद से कोई भी सिग्नेचर नहीं कर सकती क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ऑन सील विच एक्ट एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो जो रजिस्ट्रार हैं उसकी तरफ से कंपनी के लिए, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग एक सील बनाई जाती है जहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखा जाता है उसके ऊपर। और जब भी कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं या कोई भी बिल्स हैं, कोई भी कोई भी पेपर वर्क है, तो सब पर कंपनी सिग्नेचर नहीं कर पाई है, लेकिन एक कॉमन सील उस कंपनी का उस पेपर पर लगा दिया जाता है जिससे पता चलता है कि ये कंपनी है जो वर्किंग है। ठीक है, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ऑन सील विच एक्ट एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द company. Any document which does not carry the common seal of the company is not binding on the company. लेकिन अगर कोई भी ऐसा पेपर है या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जिन पर कॉमन सील नहीं है तो वो लीगल नहीं माने जाएंगे। Transferability of share, the share of a public limited company are freely transferable, कि यहाँ पर जो कंपनीज है, कंपनीज के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज पब्लिक और सेकंड इज प्राइवेट। तो द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। द परमिशन ऑफ द कंपनी मे शू और मे शू भी, इन दोनों पॉइंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो चिल्ड्रन, टुडे आई हैव एक्सप्लेन, और मैंने आपको आज शेयर कैपिटल के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी कि शेयर क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, और किस तरह से शेयर्स होल्डर अपने पैसे को कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और क्या कंडीशंस है या क्या प्रोसीजर है शेयर चैप्टर में। और इसके साथ ही साथ कि टर्म फर्स्ट में मैंने आपको जो है 4 चैप्टर दिए हैं आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर तक। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस में अभी तक आपको मैंने होमवर्क में प्रोवाइड किए हैं, नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होगा, और लास्ट जो एग्ज़ाम था उसकी तरह उसको यूज मत करिएगा वहाँ पर कि आप गूगल में सर्च मार रहे हैं तो ये सब जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मत करिएगा, वरना आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।